बहू को सिखाया सबक। चंद्रपाल सिंह जी अपने कमरे में बहुत गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी कुसुमलता जी आती हैं और चाय का कप उनके टेबल पर रखकर कहती हैं, लीजिए जी, आपकी चाय आपने मंगाई थी, मैं ले आई हूँ। कुसुमलता जी के कहने पर भी जब चंद्रपाल सिंह जी नहीं सुनते तो कुसुमलता जी चंद्रपाल सिंह जी को दोबारा कहती हैं, कहाँ खो गए आप, क्या सोच रहे हैं। तभी उनका ध्यान टूटता है और वे अपनी पत्नी की तरफ चौंक कर देखते हैं और कहते हैं, हाँ क्या कहा तुमने। मैंने कहा मैं चाय लाई थी आपके लिए, कहाँ खो गए थे आप। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। जब विजय की नौकरी लग गई थी तो शहर में घर इसीलिए बनाया था कि हम भी बेटे बहू के साथ ही रहेंगे। एक ही बेटा है हमारा। शहर में घर बनाए हुए भी 4 साल हो गए हैं और बेटे की शादी को भी 2 साल हो गए हैं। पोता भी अब तो 1 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक हम उनके पास नहीं जा सके। बस अब मेरा दिल नहीं लगता यहाँ गांव में बेटे और पोते के बिना। अब तो बस बच्चों के साथ रहेंगे और कितने दिन की जिंदगी बची है हमारी, ये भी हम अकेले रहकर गुजार रहे हैं। चंद्रपाल सिंह जी बहुत उदास होकर कहने लगे, आप सही कह रहे हैं, मेरा भी अब दिल नहीं लगता है बच्चों के बिना। अब तो बस बच्चों के पास ही जाकर रहेंगे। कुसुमलता जी भी उदास होकर कहने लगी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। जमीन की बटाई की भी बात हो गई है। मैं साल 6 महीने में चक्कर लगा लिया करूंगा और बाकी फोन पर बात हो जाया करेगी। घर की देखभाल रामू कर लिया करेगा। चंद्रपाल सिंह जी ने सारा हिसाब किताब अपनी पत्नी को अच्छी तरह समझा कर कहा, ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझे ऐसा ही करो। कुसुमलता जी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम जाने की तैयारियां शुरू कर दो। 8-10 दिन में हम सारा काम निपटा कर बेटे बहू के पास चले जाएंगे। चंद्रपाल सिंह जी ने खुश होकर कहा, ठीक है जी, सीमा भी आने वाली थी, मैं उसको मना कर दूंगी कि यहाँ ना आए। शहर वाले घर में भाई के यहाँ ही आ जाए, क्योंकि हम भी वहीं जा रहे हैं। कुसुमलता जी ने बेटे के बारे में सोच कर कहा, ठीक है, तुम सीमा से बात कर लेना। चंद्रपाल सिंह जी ने कहा, ठीक है, मैं आज उसे फोन कर लेती हूँ। ये कहकर कुसुमलता जी कमरे से बाहर निकल आई। कुसुमलता जी अपनी पैकिंग में लग गई और चंद्रपाल सिंह जी अपने बाकी के काम निपटाने में लग गए। 8-10 दिन में सारा काम निपटाकर दोनों पति पत्नी बेटे के पास जाने के लिए सुबह सवेरे ही अपनी गाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। उन्होंने अभी अपने बेटे बहू को अपने आने की खबर नहीं दी थी। वे अपने बेटे बहू को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए बिना बताए गए थे। सुबह के समय जब वे डोर बेल बजाते हैं तो उनका बेटा बाहर आता है और माँ बाबूजी को देखकर चौंक पड़ता है। बेटा अपने माँ बाबूजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बेटा माँ बाबूजी के पैर छूता है और दोनों को अंदर लेकर आता है। विजय की पत्नी छाया अभी तक सो रही थी। विजय माँ बाबूजी को कमरे में बिठाकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे उठाता है और कहता है कि माँ बाबूजी आए हैं, छाया जल्दी से उठ जाओ। नींद में अचानक जब उसे पता चलता है कि उसके सास और ससुर आए हैं तो वह एकदम से उठ बैठती है और घबरा जाती है, क्योंकि उसने कपड़े भी ठीक नहीं पहने होते हैं। उसने लोअर और टी शर्ट पहना होता है। छाया जल्दी से उठ खड़ी होती है और बाथरूम की तरफ भागती है और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है और कपड़े चेंज करके माँ बाबूजी के पास आती है और उनका आशीर्वाद लेती है। माँ बाबूजी उसे आशीर्वाद देते हैं और खुश होकर पूछते हैं कि यूवी कहाँ है। बाबूजी, वो अभी सो रहा है। छाया जवाब देती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसे सोने दो, जब उठ जाएगा तब ले आना। बाबूजी ने थोड़ा सा निराश होकर कहा, क्योंकि वे अपने पोते से मिलने के लिए और उसे गोद में लेने के लिए तड़प रहे थे। छाया किचन में आ जाती है और नाश्ता तैयार करने लगती है। तभी सीमा भी अपने दोनों बच्चों और पति के साथ अपनी गाड़ी से वहां आ जाती है। विजय अपनी बहन जीजा जी और अपने भांजे भांजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर छाया को इस तरह से अचानक सबका आना अच्छा नहीं लगता है। फिर भी वह सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। संडे का दिन होता है और विजय की भी उस दिन छुट्टी होती है, तो विजय सबके आने से बहुत खुश था और वो माँ बाबूजी के साथ खूब बातें करता है। इधर नाश्ते से निपटकर घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है। घर की साफ सफाई से निपटते ही दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। खाना बनाने में सीमा भी अपनी भाभी छाया का हाथ बटाती है और कुसुमलता जी भी छोटे मोटे काम में दोनों का हाथ बटा देती हैं। दोपहर के खाने से निपटकर छाया और सीमा दोनों मिलकर बर्तन धोती हैं और उसके बाद 4 बज जाते हैं। फिर 4 बजे की चाय के साथ पकोड़े शुरू हो जाते हैं। फिर रात का खाना शुरू हो जाता है।
इसी तरह पूरा दिन खाना बनाने और बाकी कामों में निकल जाता है। वैसे भी हम भारतीयों को तो बस मौका मिलना चाहिए। खाने पीने का मौका मिलते ही शुरू हो जाते हैं। जब घर में कोई मेहमान आता है तो पूरा दिन बस खाना बनाने में ही निकल जाता है। मेहमान आने पर मानो त्योहार बन जाता है। घर में बरकत ही बरकत बरसने लगती है। इसी तरह छाया के साथ भी हुआ। पूरा दिन उसका खाना बनाना खिलाना इन सब चीजों में ही निकल गया। यह पहली बार हुआ था कि सास ससुर और ननद इकट्ठे आए थे। एक दिन में ही छाया घबरा गई थी। सीमा और उसका पति और बच्चे तो अगले दिन चले जाते हैं और सास और ससुर वहीं रहते हैं। छाया ने सोचा था कि सास ससुर भी एक दिन के बाद मिलकर चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। विजय भी अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है। छाया और उसके सास और ससुर रह जाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता निकल जाता है, पर उसके सास और ससुर गांव वापस नहीं जाते। अब छाया को काम करने में भी परेशानी होने लगी थी। 2 साल अकेले रहने के कारण वह अपनी मर्जी से वहां जैसे चाहे वैसे रहती थी। कोई कहने सुनने वाला नहीं था, क्योंकि विजय भी बस एक छुट्टी के ही दिन घर रहता था। वह भी सुबह ही चला जाता था। लेकिन अब सास ससुर की वजह से उसे सुबह को जल्दी उठना पड़ता था। सुबह का नाश्ता बनाने में भी उसे बहुत परेशानी होती थी। वह नाश्ता बनाते हुए बहुत बड़बड़ाती रहती थी। पता नहीं और कितने दिन रहेंगे। एक तो अचानक आ धमके, ऊपर से अब जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। कब जाएंगे कुछ बताया भी नहीं। मैं तो थक गई हूँ खाना और नाश्ता बनाते बनाते, जी हजूरी करते करते। आज विजय ऑफिस से आ जाए तो बात करती हूँ और पूछती हूँ कि माँ बाबूजी कब वापस जा रहे हैं गाँव। शाम को जब विजय ऑफिस से घर आता है तो छाया उससे पूछती है कि माँ बाबूजी गाँव वापस कब जा रहे हैं। विजय कहता है, क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। छाया नजरें चुरा कर कहती है, उन्हें जब जाना होगा तब चले जाएंगे, उनका अपना घर है, तुम्हें क्या दिक्कत है? विजय थोड़ा गुस्सा होकर कहता है। छाया कहती है, ठीक है। इसी तरह 2 महीने हो जाते हैं। माँ बाबूजी गांव वापस नहीं जाते हैं। अब तो छाया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो काम करते करते थक गई थी। काम करती तो बड़बड़ाती रहती थी, जबकि कुसुम लता जी भी उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब छाया काम करती तो युवी को भी दादा दादी ही संभालते थे। किचन के बहुत सारे काम कुसुम लता जी कर दिया करती थी। बर्तन धो दिया करती थी, किचन की सफाई कर दिया करती थी, किचन की सेटिंग कर दिया करती थी, अचार मुरब्बे डाल दिए थे, कई तरह के पापड़ बना दिए थे, बहुत सारा मिर्ची धनिया सुखाकर मिक्सी में पीस कर रख दिया था, किचन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था, सब्जी काट देती थी, पानी भर देती थी, पानी की बोतलें भरकर फ्रिज में रख देती थी। घर का आधे से ज्यादा काम कुसुम लता जी देख रही थी। फिर भी छाया को अपने सास ससुर के वहां रहने से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत पड़ गई थी और सास ससुर के रहने से उसकी आजादी में बाधा पड़ रही थी। जब विजय रात को ऑफिस से घर आता है तब उसे छाया कहती है कि मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती, या तो तुम माँ बाबूजी को गांव भेज दो या मैं अपने घर चली जाऊंगी, और अगर मैं अपने घर चली गई तो मैं तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। यह सुनकर विजय के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि छाया ऐसा भी सोच सकती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? विजय गुस्सा होकर कहता है, तुमने जो भी सुना है सही सुना है। मैं तुम्हारे माँ बाबूजी को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अकेले रहना है। मुझे तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ नहीं रहना है। मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। तुम्हारे माँ बाबूजी के आने से मैं एक बंधन में बंध गई हूँ। मैं अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो उन्हें वापस गांव भेज दो या मैं चली जाऊंगी यहाँ से। छाया गुस्से में कहती है और बेड पर अपना मुंह विजय की तरफ से मोड़कर लेट जाती है। छाया की बातें सुनकर विजय का दिमाग फटने को हो जाता है। उसके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि छाया ने ऐसी बात कही है। उसके आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। उसने बहुत सोने की कोशिश की, लेकिन टेंशन की वजह से उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात बस सोचता ही रहता है। सुबह को जब विजय अपने माँ बाबूजी के सामने जाता है तो दोनों माँ बाप देखते हैं उसकी आंखें लाल हो रही है। उसके चेहरे से लगता है कि जैसे वह पूरी रात नहीं सोया है। माँ बाबूजी उसे देखकर पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या रात को नींद नहीं आई?
विजय कहता है, नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। चंद्रपाल सिंह जी और कुसुमलता जी देखते हैं कि उनका बेटा कुछ परेशान है, चुप चुप रहने लगा है और ज्यादा बात भी नहीं कर रहा है और उदास रहने लगा है। और इधर बहू भी चुप चुप सी है, वह भी ज्यादा बात नहीं कर रही है और काम करते ही फौरन अपने कमरे में चली जाती है। तो उन दोनों पति पत्नी को शक होने लगता है, जरूर कोई बात है जो विजय और छाया हमसे छुपा रहे हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई बात जरूर है जिसकी वजह से विजय और छाया चुपचाप हैं। तुमने देखा नहीं कि विजय कितना उदास है और उसकी आंखें ऐसी रहती हैं जैसे वह रात को सोता नहीं है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। चंद्रपाल सिंह जी चिंतित होते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। कुसुमलता जी भी कुछ सोचते हुए कहती हैं, मैंने विजय से कितनी ही बार पूछ लिया पर वह कुछ बताता नहीं है, हर बार टाल जाता है। चंद्रपाल सिंह जी ने धीमे स्वर में कहा। उधर छाया भी ऐसे ही चुपचाप है, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, कुछ बात भी नहीं करती है और काम करते ही फौरन अपने कमरे में चली जाती है। कुसुमलता जी भी चिंतित होते हुए कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सब पता लगा लूंगा। चंद्रपाल सिंह जी कुसुमलता को दिलासा देते हुए कहते हैं, ठीक है जी, जल्दी पता करो कि क्या बात है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। कुसुमलता जी घबरा कर कहती हैं, इसमें घबराने वाली क्या बात है, तुम चिंता मत करो, मैं सब पता लगा लूंगा। चंद्रपाल सिंह जी अपनी पत्नी के हाथ पर हाथ रख कर कहते हैं, ठीक है जी, जैसा आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वैसे भी आपके होते हुए मुझे चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। युवी की रोने की आवाज आ रही है। ये कहकर कुसुमलता जी बाहर चली जाती हैं। शाम को जब विजय ऑफिस से घर आता है तो वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और माँ और बाबूजी से बात भी नहीं करता है। बाबूजी बैठे हुए ये सब देख रहे थे। बाबूजी बहाने से विजय के कमरे के बाहर जाते हैं और कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। छाया विजय से कह रही थी, क्या आपने बाबूजी से बात की है या नहीं? वे गांव कब वापस जा रहे हैं? आपने 1 हफ्ता कर दिया है, अभी तक बात नहीं की है। अगर आपने कल तक बाबूजी से बात नहीं की तो मैं परसों अपने घर चली जाऊंगी। विजय कहता है, मैं माँ बाबूजी से क्या कहूँ कि आप घर छोड़कर यहाँ से चले जाएं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? विजय मायूस होकर छाया से कहता है। छाया गुस्से में कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं इस घर में अकेली रहूंगी। माँ बाबूजी को गांव वापस जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। यह सुनते ही चंद्रपाल सिंह जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे हैरान रह जाते हैं, जिसे वे अपनी बेटी की तरह समझती है। वे हमें गांव वापस भेजना चाहती है, उसे हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है। कितने अरमान से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, कितने अरमान से उन्होंने अपना ये घर बनाया था। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने इसी घर में लगा दी थी कि एक ही तो बेटा है हमारा, बेटे के साथ आराम से रहेंगे। क्या यही दिन देखना बाकी था? उनकी आंखों के सामने तारे टूटने लगे, हाथ पांव थर थर कांपने लगे, मानो उनका दिल निकलकर बाहर गिरने वाला हो। उनके कदम लड़खड़ाने लगे कि बहू उनके बेटे को धमका रही थी। उन्होंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनका सिर चकराने लगा। वे वहीं बैठ जाते हैं, फिर कुछ देर खुद को संभालते हुए चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं। चंद्रपाल सिंह जी की सोच बहुत व्यवहारिक थी। वे एक विचारशील व्यक्ति थे। वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते थे। वे कोई भी फैसला लेते थे तो बहुत सोच समझ कर लेते थे। कुसुमलता जी भी अपने पति को परेशान देखकर उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? चंद्रपाल सिंह जी अपनी पत्नी को सारी बात बता देते हैं। उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती है। कुसुमलता जी कहती हैं कि अब क्या होगा? चंद्रपाल सिंह जी कहते हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। देखो कुसुमलता, अब बुढ़ापे में हम अकेले नहीं रह सकते, हमें अपने बेटे के साथ ही रहना है, तो हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। हम गांव में जाकर क्या करेंगे? अपने बेटे और पौधे के बिना कैसे रहेंगे? हम अपने बेटे का घर भी नहीं उजाड़ सकते हैं, हम यहीं रहेंगे और बहू भी हमारे साथ ही रहेगी। बस बहू को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा।
चंद्रपाल सिंह जी सोच विचार कर कहते हैं। सुमलता जी भी एक समझदार महिला है, वे भी कहती हैं, ठीक है, जल्दबाजी से काम लेना ठीक नहीं है, आप कोई रास्ता निकाल लो। चंद्रपाल सिंह जी कहते हैं, ठीक है, अभी तुम बेटे से कोई बात मत करना और ना ही बहू से कोई बात करना, मैं 1-2 दिन में कोई रास्ता निकाल लूंगा। कुसुमलता जी हाँ में हाँ मिला देती हैं। 2 दिन बाद सुबह 10 बजे के करीब डोरबेल बजती है और चंद्रपाल सिंह जी जाकर गेट खोलते हैं तो आदमी उनसे मिलने के लिए आते हैं। चंद्रपाल सिंह जी उन्हें पूरा घर दिखाते हैं और घर देखने के बाद वह लोग चंद्रपाल सिंह जी से कुछ बात करने के बाद चले जाते हैं। बेटा ऑफिस गया हुआ होता है। जब रात को विजय ऑफिस से घर आता है तब छाया उसे बताती है कि आज कोई 2 आदमी घर आए थे और बाबूजी ने उन्हें पूरा घर दिखाया है। विजय सोचता है कि बाबूजी के कोई मिलने वाले होंगे। अगले दिन सुबह रविवार का दिन होता है। बाबूजी विजय से कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखा कर लाना है। विजय पूछता है, क्या दिखा कर लाना है बाबूजी? चंद्रपाल सिंह जी कहते हैं कि ये अभी एक सरप्राइज है, तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। जल्दी से तैयार हो जाओ और छाया से भी कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए, हमें अभी निकलना है। विजय और छाया दोनों तैयार होकर बाबूजी के साथ चले जाते हैं। युवी दादी के पास ही रुक जाता है क्योंकि अब युवी ज्यादातर दादी के पास ही रहता था और दादी के पास ही सो जाता था। तो दादी कहती है कि तुम लोग होकर आओ, युवी मेरे पास ही रह लेगा। तो छाया उसे दादी के पास ही छोड़कर चली जाती है। चंद्रपाल सिंह जी दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक जगह ले जाते हैं। बड़ी अजीब सी जगह थी, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, बहुत ज्यादा शोर वाली जगह थी। चंद्रपाल सिंह जी अपनी गाड़ी एक पार्किंग की जगह पर पार्क कर देते हैं और उन दोनों को आगे पैदल लेकर जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद 5 मंजिल की एक इमारत आती है। वे उन दोनों को लेकर ऊपर चले जाते हैं। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं। उन दोनों को अंदर लाकर चंद्रपाल सिंह जी कहते हैं, बेटा विजय, ये तुम्हारा नया घर है, आज से तुम दोनों यहीं रहोगे। ये इस कमरे की चाबी है, टॉयलेट बाथरूम किचन सबका इंतजाम है। मैंने 1 महीने का किराया दे दिया है, आगे का किराया तुम खुद दोगे। जितनी तुम्हारी सैलरी है उतने में तुम ये घर ही अफोर्ड कर सकते हो। इतना सुनते ही विजय और छाया दोनों को बड़ा झटका लगता है। दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी, हम इस घर में क्यों रहेंगे, हमारा तो अपना बड़ा घर है। बेटा वे घर तुम्हारा नहीं हमारा है, हमारी मेहनत का आशियाना है और उस घर की डील पक्की हो गई है, हम उसे बेचकर गांव जा रहे हैं। अब ये घर है तुम्हारा, इसमें आराम से रहो, खाओ पियो और अकेले जिंदगी गुजर बसर करो। छाया बेटी, तुम्हें हमारे साथ रहना पसंद नहीं है ना, तो मत रहो, यह रहा तुम्हारा पति, हमने अपना बेटा तुम्हें सौंप दिया है, अब तुम चैन से जिंदगी गुजारो। बाबूजी खींचते हुए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये सब तुम्हारा किया धरा है, बाबूजी ने शायद हमारी बातें सुन ली, अब रहो इस नर्क में। विजय ने गुस्से होकर कहा, हाँ हाँ रह लेंगे, उस नर्क में उन बूढ़े बूढ़ी के साथ रहने से तो बेहतर है ना, इस नर्क में अकेले रह लेंगे। छाया ने अकड़ते हुए कहा, उफ, यहाँ तो बहुत गंदगी है विजय। छाया ने टॉयलेट देखा तो चिल्लाते हुए कहा, कोई नहीं, तुम साफ कर दो, तुम किस लिए हो, विजय ने चिढ़ाते हुए कहा। और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। पूरा दिन झगड़े में बिना खाए पिए निकल जाता है। अब रात हो जाती है, मच्छर भी भिनभिना रहे थे, घुटन और गर्मी इतनी कि कुकर में भी खाना बन जाए। छाया छत की तरफ देखते देखते सोचती है, कहाँ वो आलीशान बड़ा लॉन वाला खुला खुला घर और कहाँ ये माचिस का डब्बा, कहाँ वो शांत साफ सुथरा वातावरण और कहाँ ये गंदगी भरा भीड़ भाड़ वाला इलाका। यहाँ हम कैसे रहेंगे? मैं अगर विजय की कमाई से आधा बचाकर भी पूरी जिंदगी जोड़ती रही तब भी एक घर नहीं बना पाऊंगी। और युवी के भविष्य का क्या होगा? विजय की कमाई में तो हम सिर्फ खाना पीना ही खा सकते हैं, युवी का भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा। तभी एक मच्छर छाया के गाल पर काट लेता है। उफ, आउच, मम्मी। छाया रोने लगती है। विजय आराम से सोया रहता है। छाया विजय को मारने लगती है, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो, मेरी नींद खराब करके मुझे इस नर्क में लाकर बैठा दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने सास ससुर के पास। दोनों की खूब तू तू मैं होने के बाद तय होता है कि सुबह में माँ बाबूजी के पास जाएंगे।
छाया और विजय यूवी को लेने के बहाने माँ बाबूजी के घर जाते हैं। माँ बाबूजी आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। यूवी सो रहा था। माँ बाबूजी प्रणाम। जीते रहो मेरे बच्चों, कैसे आना हुआ? बाबूजी उन्हें देखकर पूछते हैं। बाबूजी यूवी को लेने आए हैं। विजय धीरे से कहता है, जाओ ले जाओ, अंदर सोया हुआ है। बाबूजी सपाट लहजे में बोलते हैं, बेटा अपना और उसका सामान भी लेते जाना। माँ ऊंची आवाज में बोलती है। छाया, माँ बाबूजी हम ना यूवी को लेकर जाएंगे और ना ही सामान लेकर जाएंगे। माँ, क्यों बहू, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? विजय, हम आपके पास ही रहने आए हैं। बाबूजी, लेकिन बेटा तुम लोग तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। छाया, नहीं बाबूजी, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं और इसमें विजय का कोई दोष नहीं है। सारा दोष मेरा है, मैंने ही विजय को उकसाया था। विजय तो आपको यहाँ से भेजने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैं ही बार बार उन्हें धमकी दिए जा रही थी। मैं अच्छी बहू नहीं बन सकी। माँ ने मेरा कितना साथ दिया, कितने काम माँ जी करती थी, लेकिन फिर भी मुझे आप दोनों का यहाँ रहना खटकता रहा। युवी के कितने काम होते हैं जो आप दोनों ने संभाले हुए थे। मैं सच में अंधी हो गई थी जो अपने देवी देवता समान सास ससुर के काम भी एक कचरे के डब्बे में डाल दिए। आपके अपने बेटे बहू पोते के साथ रहने वाले अरमानों को कुचल कर रख दिया। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी बेटी से समझकर मुझे माफ कर दीजिए। माँ बाबूजी के चरणों को पकड़कर छाया बोलती रही। माँ बाबूजी ने छाया को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी छाया, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो, और हमने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें अपने किए का एहसास हो। तुम्हें एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। हमने तुम्हें माफ किया। हम सब एक साथ रहें इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा, लेकिन मच्छरों के साथ तो रात अच्छी गुजरी ना, बाबूजी ने ठहाका लगाते हुए कहा। तो सब हंसने लगे और इसी तरह उनका परिवार एक हो गया। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।